लोकसभा चुनाव के बाद पहली परीक्षा 13 सीट में अब तक 7 के नतीजे आए हैं। टीएमसी ने इनमें 4 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार की भी जीत हुई है, जो अभी तक का अपडेट है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 9 सीटों के नतीजे अब लगभग घोषित हो चुके हैं। उनमें से कांग्रेस के पास 4, टीएमसी ने 3, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने 1-1 सीट जीत ली है। 4 पर काउंटिंग जारी है। तो देखिए, हमीरपुर की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई थी और अभी खबर यह है कि हमीरपुर में जो बीजेपी की जीत है वो हो चुकी है। अगर राज्यवार नतीजों की भी बात करते हैं तो इसमें आपने देखा कि किस पार्टी की कितनी और कहां पर जीत हुई। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अमरवाड़ा भाजपा में यहां पर आगे। और चलिए एक बार पहले थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ में है, क्योंकि पंजाब और हिमाचल को लेकर तस्वीर क्लियर हो चुकी है। हिमाचल में 3 सीटों के परिणाम घोषित। देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी की जीत, नालागढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा की जीत हुई है। और यही अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें बीजेपी की अभी तक पहली जीत है हमीरपुर में। थानेश्वर का रुख करते हुए, थानेश्वर, आम आदमी पार्टी जीत गई पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर 2 में से 1 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के पास, 3 में से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल में जो विधानसभा उपचुनाव थे उसको लेकर दोनों मुख्यमंत्री की जो इज्जत थी वो दांव पर थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो अपना चंडीगढ़ का जो इनका रेजिडेंस था उसी को ही जालंधर शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि जालंधर ही अब मेरा निवास स्थान रहेगा, परमानेंट कोठी लेके वहां रहने लगे थे। और पूरे के पूरे जालंधर जो उपचुनाव था उसकी कमांड उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। उसी का नतीजा है कि आज जो आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है जालंधर के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी हिमाचल की, तो हिमाचल में 3 जगह पर उपचुनाव था, लेकिन उसमें से 2 विधानसभाओं पर, एक देहरा और एक नालागढ़ में कांग्रेस के जो विजेता विजयी हुए उम्मीदवार, और दूसरी तरफ एक हमीरपुर में बीजेपी के विजेता उम्मीदवार विजयी हुए। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी ने जो बागी विधायक थे, जिन्होंने निर्दलीय विधायक ने रिजाइन दिया था, वो उनको चुनाव मैदान में उतारा था, जिससे कि वहां के जो लोकल बीजेपी के जो नेता थे जो पहले वहां से चुनाव लड़ते आए थे, उनमें भी कहीं ना कहीं बगावत के सुर आ गए थे कि हमारा तो इससे कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि कल के आते हुए को आपने टिकट देकर उन पर विश्वास देता है, हम पर नहीं जीता है। उस अंतर कलह की वजह से बीजेपी को 2 सीटों पर लूज करना पड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी हुई है। दूसरी तरफ कहे कि अगर देहरा विधानसभा क्षेत्र की बात कहूं तो शुरू में मुख्यमंत्री की पत्नी का जो चुनाव है उठ नहीं पा रहा था, बहुत ढीला चल रहा था और कहा जा रहा था कि सीट लूज कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरे देहरा विधानसभा के अंदर 5 से 6 दिन तक कैंप किए रखा, और भी कैबिनेट के मंत्री वहां रहे, डोर टू डोर जाकर इन्होंने खुद प्रचार किया, उसी का नतीजा है कि आज देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं और नालागढ़ से हरदीप बाबा जीत गए हैं। कांग्रेस की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब देखा जाए तो अब बीजेपी को भी इससे काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि पहले बीजेपी ये निर्दलीय यहां से जीते हुए थे और बीजेपी के उम्मीदवार यहां से हार गए थे। अब इनके जीतने से बीजेपी भी कहीं ना कहीं दोबारा एक्टिव हो गई है। और हिमाचल में जी अस्मित हमारे साथ में इस वक्त हैं। अस्मित का रुख करते हुए, अस्मित, अगर रुपौली की बात करते हैं, निर्दलीय आगे जेडीयू के प्रत्याशी को पीछे छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल पीछा छोड़ दिया है और रुपौली को अब लग रहा है नया विधायक मिलने वाला है। लिहाजा शंकर सिंह 7800 वोट से इस समय आगे चल रहे हैं। निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। कलाधार मंडल जेडीयू की तरफ से थे, दूसरे स्थान पे हैं, और बीमा भारती एक बार फिर से तीसरे स्थान पे रही हैं। और लग रहा है अब चुनाव वो हारने वाली हैं, क्योंकि 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई है पूजा, और कुल मिलाकर रुपौली में 12 राउंड की गिनती होनी है। 11 राउंड की गिनती में अब तक यही हुआ है कि शंकर सिंह अभी 64,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं उनके ठीक नीचे कलाधार मंडल दूसरे स्थान पे हैं, जेडीयू से हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, और इंडी ब्लॉक से यानी कि आरजेडी ने बीमा भारती को वहां उम्मीदवार बनाया था और वो एकदम तीसरे स्थान पे है। ये पूरा कुल मिलाकर अब कहे तो बीमा भारती को लेकर के रुपौली विधानसभा में अब आक्रोश दिखा है। ये आक्रोश इसलिए क्योंकि उन्होंने जेडीयू छोड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ी, अब लोकसभा के बाद फिर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां भी टिकट दिया आरजेडी ने, वहां भी चुनाव हारी। तो ये आक्रोश बता रहा है बीमा भारती को लेकर के। तेजस्वी और लालू की साख भी बचाना मुश्किल हो गया है बीमा भारती के लिए, और वो चुनाव हार रही हैं अभी फिलहाल जाहिर तौर पर। और उपचुनाव के नतीजे जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, गठबंधन है, उनके भविष्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधे रुख करते हैं एक बार हरीश का उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड में दोनों सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और कांग्रेस की यहाँ पर जीत दोनों ही सीटों पर। हरीश,
ये जीत की खास वजह क्या रही? मतलब क्या ऐसे सियासी समीकरण रही कि कांग्रेस ने यहाँ बढ़त बनाई? एक तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, इसकी बात हो रही थी, और उपचुनाव में सीट से निकाल ली। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है, यानी कि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी को ये बड़ा झटका है। और आपने बात की है कि क्या वजह रही है चुनाव जीतने की। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगलौर सीट की। मंगलौर सीट में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं करतार सिंह भड़ाना और कांग्रेस के कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन, वो 3 बार के विधायक हैं। इस बार चौथी बार वो जीत गए हैं उपचुनाव। तो यहाँ का जो उपचुनाव है ये बाहरी वर्सेस स्थानीय रहा है। तो इसकी, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना हरियाणा से आते हैं और चुनाव लड़ने के यहाँ पर आए, बीजेपी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर लोकल बनाम बाहरी जो है चुनाव जीतने की वजह रही है कांग्रेस की। दूसरी ओर बद्रीनाथ सीट पर जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र सिंह भंडारी, वो 2022 में कांग्रेस के सीट पर चुनाव जीते थे और लोकसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। और जो अभी बाई इलेक्शन लखपत सिंह बुटोला चुनाव जीते हैं, वो उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जो राजेंद्र भंडारी है उनको करीब 5096 मतों से उनको शिकस्त दी है। तो कह सकते हैं कि लोगों में नाराजगी थी, चाहे वो बद्रीनाथ की बात हो या फिर मंगलौर सीट की बात हो। तो यही वजह रही कि दोनों सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई है। जी थानेश्वर, आम आदमी पार्टी का तो समझ में आता है, पूरी वहां पर ताकत लगा दी, लेकिन वहां कांग्रेस की जीत शुरुआत दौर में लगा कि ये सीट तो गई जहां पर खुद मुख्यमंत्री की पत्नी उतरी। तो क्या मानकर जीत की वजह क्या रही? खुद सुक्खू का व्यवहार, उनके काम करने का तरीका, ये क्या? देखिए, जहां तक वहां की लोकल जब हम कवर करने के लिए गए थे तो वहां से जो निकल के आया था कि सुक्खू का जिस तरीके सॉफ्ट स्पोकन है और हर इजीली अवेलेबल है, उस वजह से सुक्खू और को जो वहां पार्टी में अंदरूनी गतिरोध चल रहा था, जो आपस में दूरियां काफी थी, ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उस सब का असर नजर नहीं आया जल्दी से? देखिए पार्टी में देखिए जहां एक तरफ कांग्रेस में दूरियां थी, दूसरी तरफ बीजेपी में भी दूरियां थी। बीजेपी में तो खासतौर पे अंतरकलह बढ़ता जा रहा था क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जो थे उनको इन्होंने बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था। बीजेपी में अंतरकलह था, इधर से कांग्रेस का जो अंतरकलह था, कांग्रेस के अंतरकलह को सुक्खू लास्ट मोमेंट पे मैनेज करने में कामयाब रहे। सुक्खू ने क्लियर कट एक ही बात कही कि विधानसभा चुनाव सबका चुनाव है, पूरी पार्टी का चुनाव है, इज्जत बेइज्जती का सवाल है, इसलिए यहां एकजुट हो जाओ, राजनीति करने के लिए पूरा मैदान पड़ा है। बाद में बहुत साल पड़े जब चाहे मेरा विरोध करना कुछ करना, लेकिन अभी इज्जत का सवाल है। क्योंकि सुक्खू की खुद की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनकी सीधा सीधा कहे तो पूरे परिवार की इज्जत दांव पर थी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से इलेक्शन लड़ा और खुद डोर टू डोर जाके जिस तरीके से इलेक्शन की कमांड संभाली, उसी का नतीजा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को जो विजयश्री हासिल मिली है। जी, यही बड़ी चुनौती भी थी उनके सामने कि अपनों को कैसे साधा जाए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, यही चुनौती थी सुक्खू के सामने कि कैसे अपनों को साधा जाए, और उसमें कामयाबी हासिल की, और यही वजह रही कि हिमाचल में 2 सीट पर जीत हासिल की।